आज हम जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की यूनिट 9 है, कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। उसमें हम पूरा जो मैकेनिज़्म है हमारे पास कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरह होती है, उसका पूरा जो रिस्पायरेटरी फंक्शन है वो पूरा मैकेनिज़्म हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। उसके जो स्टेप्स है कि किस बेस पे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जो है जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, फिर टिश्यूज़ में जाती है और वहाँ पे जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म होती है उसके रिज़ल्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो हमारे पास सेल्स में कैसे आते हैं, फिर जो ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए लंग्स में और एलिमिनेट किस तरह होती है, पूरा प्रोसेस हम ये डिफ़ाइन करेंगे। फिर हम ये डिफ़ाइन करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे पास ऑक्सीजन को या ऑक्सीजनेशन के ऊपर अफेक्ट करती हैं। फिर डिफ़ाइन करेंगे कि हमारे पास एक पेशेंट है रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए, उसकी हम बीइंग अ नर्स असेसमेंट किस तरह करेंगे। साथ में हम जो है एक एज अ पेशेंट से हम जिस तरह हिस्ट्री लेते हैं फ़िज़िकल एग्जामिनेशन के बारे में, वो फ़िज़िकल एग्जामिनेशन और उसकी हिस्ट्री किस तरह ली जाती है, पेशेंट को हम एक डेमो के तौर पर लेंगे। साथ में आखिर में हम एक नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे कि एक पेशेंट को ऑक्सीजनेशन का इश्यूज़ है, पेशेंट को ऑक्सीजनेशन के लिए इश्यूज़ के लिए हम उसका नर्सिंग केयर प्लान किस तरह बनाएंगे। ऑक्सीजनेशन, कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीजनेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा जहन में ये रखना होगा कि कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीजनेशन का मतलब क्या होता है। इसमें हमारे पास जो टर्म है ऑक्सीजनेशन, ये बेसिकली डिफ़ाइन करता है, निकला हुआ है हमारे पास किस चीज़ से, ऑक्सीजन से निकला हुआ है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन को एक्सप्लेन करता है कि हमारे पास ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन बेसिकली हमारे पास गैस है, क्या ओडरलेस गैस है जो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अगर आप एनवायरनमेंट में देखें तो हमारे पास जो 21% एयर है उसमें हमारे पास ऑक्सीजन मिलती है। इसी वजह से ऑक्सीजन जो है वो बॉडी की क्या है, रिक्वायरमेंट है। यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए हमारे पास जो इनिशियल पॉइंट है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी की जो सबसे छोटा फंक्शनल यूनिट है सेल, फिर उसकी जो कम्बिनेशन है टिश्यूज़ और आर्गन, उसकी रिक्वायरमेंट है या सर्वाइवल के लिए रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, ऑक्सीजन। मतलब यह है कि हम अगर हर डेली लाइफ में हमें ज़िंदा रहना होता है तो हमें खाना खाना पड़ता है। इस तरह सेल को, टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को सर्वाइवल के लिए हमारे पास ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। इसी वजह से वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं। अब इस यूनिट में हमारे पास जो सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन बेसिकली क्या है, हम कहते हैं कि हम इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेलेशन हमारे पास एक्सक्रीशन जो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, ये दोनों बेसिकली हमारे पास क्या है, कम्बिनेशन। हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है, ऑक्सीजन की होती है। हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलती है वो क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का वापस आना, ये प्रोसेस बेसिकली हमारे पास क्या है, रिस्पायरेशन है। अब ये रिस्पायरेशन हमारे पास क्या है, ये बेसिकली एक्सचेंजेस होंगे हमारे पास। एक इंडिविजुअल, इसमें जो एक फैक्टर होगा वो एक जो ह्यूमन बॉडी है, पर्सन है, वो होगा। दूसरा जो हमारे पास फैक्टर है वो एनवायरनमेंट होगा। अब एनवायरनमेंट से हमें ऑक्सीजन मिलेगा। अब ऑक्सीजन जब हम एनवायरनमेंट से लेंगे तो ये इंडिविजुअल उसके यानी उसकी जो रिस्पॉन्स में क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के जो एक्सचेंजेस है, इसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन को कंप्लीट होने के लिए हमारे पास कुछ सिस्टम्स है, उसको फंक्शनल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमारे पास क्या है, ह्यूमेटोलॉजी है, हमारी ब्लड है। दूसरा जो हमारे पास है वो है रिस्पायरेटरी सिस्टम, और तीसरा हमारे पास है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब ये तीन सिस्टम फंक्शन करेंगे तो रिस्पायरेशन जो है हमारे पास होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ह्यूमेटोलॉजी। ह्यूमेटोलॉजी में क्या होती है, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उन्होंने बॉडी को तक पहुंचना है। मतलब यह है कि आपके घर में सामान है, उन्होंने मिंगोरा पहुंचना है, तो उसके लिए मतलब यह है कि जो ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा वो जाएगा हमारे पास क्या, ट्रेकिया के ज़रिए, ब्रोंक्यूल्स के ज़रिए हमारे पास जो राइट और लेफ़्ट लंग है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन साथ में हमारे पास ये चीज़ें जो है, ये हमारे पास जो रिस्पायरेटरी सिस्टम के आर्गन्स है उसका काम करना ज़रूरी है। और फिर हमारे पास है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो हमारे पास
जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से निकलना है वो क्या करते हैं, वो रिसीव करता है। अब हमारे पास जो ऑक्सीजन बॉडी को चाहिए वो लंग से, कार्डिक से, जो हमारे पास है हार्ट, वो रिसीव करके पूरी बॉडी में भेजता है ब्लड के जरिए। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम को फंक्शनल या रिस्पायरेशन को फंक्शनल करने के लिए हमारे पास इन 3 सिस्टम्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कोलैबोरेशन में एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तब हमारे पास रिस्पायरेशन कंप्लीट होती है। साथ में हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमें मिलती है नेचर से। हमारी बॉडी नेचर से क्या लेती है, ऑक्सीजन लेते हैं, जिसके लिए हम प्लांटेशन करते हैं। लेकिन दूसरा यहाँ पे जो हमारे पास फैक्टर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली हम क्या, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं सेल उसको एब्जॉर्ब करती है अपने फंक्शन के लिए। अब ये सेल है, सेल में एंटर हो गई फंक्शन इन्होंने की। अब यहाँ पे जो सेल है वो ग्रोथ के लिए मेटाबॉलिज्म करता है, या हमारे पास सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, एक फंक्शन चलती है, मेटाबॉलिज्म करती है। अब ऑक्सीजन जो है उसकी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। लेकिन जैसे ही हम कुछ खाते हैं, ठीक है, वो हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब वो हमारी बॉडी से निकलता है तो वो, यानी जो गुलाब जामुन हमने खाया हो वो एक्सक्रीट गुलाब जामुन की सूरत में नहीं होता, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स की सूरत में होता है। इसी तरह जो ऑक्सीजन सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरत थी, वो वहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनती है, जो ऑक्सीजन है वो उससे मेटाबॉलिज्म के एंड में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो हमारी बॉडी में मौजूद होती है। उन्होंने आउट, बाहर निकलना होता है। ऑक्सीजन आउट है, इन्होंने जाना होता है बॉडी में। तो ये बेसिकली हमारे पास एक पूरा सिस्टम है जिसके बेस पे जो है हमारे पास ऑक्सीजनेशन का कंसेप्ट जो है वो बनता है। अब हमारे पास जो इस यूनिट का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हमारे पास है कि जो हम प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन है वो बेसिकली क्या है। अगर आप ये समझ गए, ये 4 पॉइंट समझ गए, तो इसका मतलब ये है कि आप पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम समझ गए। अब हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम पूरा जो प्रोसेस है वो बेसिकली 4 मेन पॉइंट्स हैं हमारे पास, उसमें कंप्लीट होता है। अगर आप ये 4 स्टेप्स समझ गए तो पूरा प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन जो है समझ जाओगे। सबसे पहले हमारे पास है पल्मोनरी वेंटिलेशन। जो पल्मोनरी है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, लंग्स की वेंटिलेशन, मतलब ये जो ऑक्सीजन का आना, कार्बन डाइऑक्साइड का जाना। दूसरा हमारे पास है एल्वुलर गैस एक्सचेंजेस, जो एल्वोलाइज है लंग्स में, उसकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब ये है वो ऑक्सीजन कब लेगा एनवायरनमेंट से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कब शामिल करेगा कि वो एलिमिनेट हो जाए। साथ में हमारे पास है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हमारे पास हार्ट में, यानी जो सिस्टम है हमारे पास लंग्स डी का, यहाँ से हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में चला गया, और लंग्स से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास हार्ट में आया। तो फिर इसकी ट्रांसपोर्टेशन किस तरह होती है, मतलब ये है ये जो टिश्यूज सेल्स को ज़रूरत होती है तब कैसे जाती है। लास्ट में हमारे पास है सिस्टेमिक डिफ्यूजन, मतलब ये है कि जो पूरा सिस्टम है, जो बॉडी है हमारे पास टिश्यूज़, वो इसको एब्जॉर्ब कैसे करती है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में सर्कुलेट किस तरह कहते हैं, जिसे हम सिस्टेमिक डिफ्यूजन कहते हैं। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, ये प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन है, एक एक को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास है पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन बेसिकली इसका जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है, वो लंग्स में है। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन के लिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है, यानी पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन बॉडी में आता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाता है। लेकिन इसके लिए अब ऑक्सीजन का आना, कार्बन डाइऑक्साइड का जाना, इसके लिए कुछ पॉइंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले क्या है, एयरवे, जो हम नाक से लेकर फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकियोल और लंग्स में हमारे पास जो ऑक्सीजन जाती है, उसके लिए ये एयरवे, ये जो रास्ता है ये बिल्कुल साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा हमारे पास है इनटेक सीएनएस, मतलब यह है कि एक हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है उसको मॉनिटर कौन करता है, ब्रेन में क्या, मेडुला और जो हमारे पास स्पॉन्स है उसका इनटेक होना यानी सही होना, और साथ में जिसे हम कहते हैं कंटेक्ट में होना बहुत ज़रूरी है, मतलब ये उसका सुपरविज़न बहुत ज़रूरी है। साथ में रिस्पायरेटरी सिस्टम के ऑर्गन का फंक्शन बहुत ज़रूरी है। साथ में हमारे पास क्या, जो एक्सपेंशन होती है लंग्स की, एक्सपेंड होती है, फिर कंट्रैक्शन करती है, रिकॉइलिंग, मतलब ये अपनी जगह से
जैसे हम सांस लेते हैं वो एक्सपेंड हो जाती है, फिर सांस जैसे वापस निकलते हैं वो यानी एक कंट्रैक्शन उसकी हो जाती है। तो मतलब ये रिकॉइलिंग का ये हमारे पास जो एरिया है वो बहुत ज़रूरी है कि ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास है एयरवे। जैसे ही हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो जाएगा बॉडी में, तो उसके लिए नाक, ठीक है, नाक क्लियर होनी चाहिए, ट्रेकिया हमारे पास यहाँ पे ब्रोंकियोल, लंग्स, ताकि फिर हमारे पास एल्वुलाइज में आ जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारे पास नेचुरल सिस्टम है हमारे बॉडी का रिस्पांस, ठीक है, उसमें जैसे हम कफ करते हैं, मतलब यह जो जैसे हम खांसी करते हैं, ये खांसी हमारे पास क्या है, ये एक बहुत अच्छा फैक्टर होता है हमारे बॉडी के लिए, ताकि हमारा ट्रेक जो है, मतलब जैसे हम खाना खाते हैं कुछ भी हमारे ट्रेकिया यानी ओसोफेगस की जगह ट्रेकिया में चला जाता है, तो हम डायरेक्ट खांसी कर लेते हैं। रिस्पांस सिस्टम है, रिफ्लेक्सेस होती है बॉडी की, तो वो क्या हम बाहर जैसे वापस निकल जाती है वो प्रोडक्ट। तो क्लियर करने के लिए जो हमारे पास एयरवे है, कफ क्या है, एक हमारी रिस्पांस है, हमारे बॉडी की एक रिफ्लेक्स सिस्टम है। दूसरा हमारे पास सीएनएस का इंटैक्ट होना, रिस्पायरेटरी सिस्टम का। अगर सीएनएस मतलब है ब्रेन की मेडुला और पोन्स फंक्शन करेंगे, तो वो रिस्पायरेटरी सिस्टम को सुपरवाइज करेंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम फंक्शन करेगा। जिस तरह हमारे पास कुछ लोग जैसे गिर जाते हैं हमारे पास उसकी हमारे पास ब्रेन में मेडुला और पोन्स, अगर यहाँ पे उसको इश्यूज आ गए, डिजीज़ उसको लग गए, डिसऑर्डर आ गए, यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है उसका वो मेल फंक्शन में बदल गया, तो फिर उन लोगों को हमारे पास जो रिस्पायरेटरी डिफ़िकल्टीज़ है, ठीक है, उनकी जिस तरह रिदम में हमारे पास रेट में जो है वो चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। या हमारे पास साथ में हमारे पास एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन, रिकॉइलिंग, जो हम सांस लेते हैं, मतलब ये नॉर्मल ज़िंदगी में जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या, हमारी जो नॉर्मल सिस्टम है, ठीक है, आप लोगों ने जिस तरह नाम सुना होगा आजकल कोविड-19 में जो एक नॉर्मल जैसे वेंटिलेटर लोग उसको रन करते हैं, उसमें टाइडल वॉल्यूम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब टाइडल वॉल्यूम क्या है, जैसे जितना हम क्वांटिटी ऑक्सीजन की लेते हैं और जितना क्वांटिटी निकालते हैं, हमारे पास नॉर्मल जो है 500 ml की जो है ऑक्सीजन हम लोग जो है वो नॉर्मल एडल्ट लेते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब ये कब नहीं होगा, जिन लोगों को हमारे पास क्या होती है, यानी जो स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स होती है, जिस तरह बैरल चेस्ट होती है उनकी, हमारे पास ख़ासकर जो चेस्ट में हमारे पास डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, उन लोगों में इशू होता है क्या, पल्मोनरी वेंटिलेशन का। तो ये पहला फैक्टर है हमारे पास जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जिस तरह हमने पहले पॉइंट में हमने डिस्कस की कि हमारे पास ब्रेन और जो लंग्स है इसके दरमियान पहला स्टेप पल्मोनरी हमारे पास वेंटिलेशन हो जाता है। दूसरा जो स्टेप है वो हमारे पास एल्वुलर गैस एक्सचेंज, वो बेसिकली हमारे पास जो लंग्स है उसके एल्वेलाइज में जो ऑक्सीजन आता है उसका बेसिकली डिफ्यूजन। तीसरा फिर हमारे पास जो हार्ट है इसका, और जो हमारे पास हार्ट है, लंग्स है, ठीक है, और जो कैपिलरीज है उसकी तरफ जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड तीसरा स्टेज होता है। चौथा स्टेज बेसिकली हमारे पास सिस्टमिक डिफ्यूजन है, जो बेसिकली आखिर में हमारे पास जो सेल है उसमें डिफ्यूजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस आता है। अब जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास वो है एल्वुलर गैस एक्सचेंजेस। एल्वुलर गैस एक्सचेंजेस का मतलब ये होता है कि हमारे पास यह जो लंग्स हैं इसकी एल्वुलाइज में जो स्मॉल पोर्स है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होना। अब गैसेस एक्सचेंज जो पहले हमने लिया था, क्या हमने लिया था ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन इसमें डिफ्यूज़ होगा, ठीक है, जो डिफ्यूजन होगा इसका, अब जैसे ही डिफ्यूजन होगा हमारे पास लंग्स में, तो लंग्स के बाद ये जैसे ही हमारे पास आएगा पल्मोनरी वेन के ज़रिए हार्ट में, ये हमारे पास क्या एल्वुलर गैस एक्सचेंजेस। अच्छा, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करेगा, वो दूसरे स्टेज में कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से सेल्स जो टिश्यूज़ है यहाँ से वापस जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में शामिल होके हमारे पास आएगा, जो राइट वेंट्रिकल है उसमें जैसी आएगा वहाँ से हमारे पास लंग्स में चला जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेज है जिसे हम कहते हैं एल्वुलर गैस एक्सचेंजेस। ऑक्सीजन का एल्वुलाइज में डिफ्यूज़ होना और वहाँ से हमारे पास जो हमारे पास जो लेफ्ट एट्रियम है उसमें आना। अच्छा, लेफ्ट एट्रियम में आया और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल है वहाँ से लंग्स की तरफ जाना। यह हमारे पास क्या एल्वुलर गैस एक्सचेंजेस है। अब जो तीसरा स्टेज है हमारे पास वो बेसिकली हमारे पास क्या है एक्सचेंज, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
कि हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट है, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या ऑक्सीजन आ गई, ठीक है। यहाँ से दूसरी, जैसे हम अलवुलर गैस एक्सचेंजेस में जैसे हमने बताया कि हमारे पास क्या, जैसी लेफ्ट जो लेफ्ट एट्रियम है उसमें हमारे पास ऑक्सीजन आई, फिर वेंट्रिकल में आई। अब वेंट्रिकल से हमारे पास जो एरोटा के ज़रिए पूरी सर्कुलेशन में जाएगा, तो उसे हम कहते हैं कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, और वहाँ से हमारे पास जो सुपीरियर और इन्फीरियर बिना के हुआ है उसके ज़रिए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। तो ये हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन इसमें कुछ फैक्टर्स जो है हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह हमारे पास ऑक्सीजन का जाना, वो कौन कौन से स्टेप्स है, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस किस तरह आई है। तो हम एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं। ऑक्सीजन जो है हमने ले लिया, ठीक है, लंग्स में चला गया, लंग्स से अभी पूरी बॉडी में जाना है। तो लंग्स से हमारे पास यहाँ पे क्या, ये जो लेफ्ट एट्रियम होता है उसमें ब्लड आ जाता है, उसके बाद हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर इसको ये पूरी बॉडी में चला जाता है। अब ये पूरी बॉडी में चला जाता है, तो ये ऑक्सीजन बेसिकली क्या करता है, ये अटैचमेंट इसकी हमारे पास होती है हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन जो हमारे पास जो रेड पार्ट होता है रेड ब्लड सेल का, वो हमारे पास हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन 97% जो ऑक्सीजन है यहाँ से, अच्छा, अब यहाँ से हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है वो क्या होगा, वो इस ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को साथ में। यहाँ से हमारे पास जाते हैं जो पूरी बॉडी की टिश्यूज़ है, इस टिश्यूज़ की तरफ हमारे पास आ जाते हैं। 97% जो है इसको कौन लेके जाता है, वो हमारे पास हीमोग्लोबिन लेके जाती है। अच्छा, हमारे पास जो जब भी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं तो उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। जब भी हमारे पास ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है उसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। लेकिन इस रास्ते में क्या हो जाता है कि कुछ पोर्शन हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ नहीं मिलते, मतलब ये डिज़ोल्व अच्छी तरह नहीं हो जाते। जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो रेड ब्लड सेल के साथ जो है अटैच नहीं हो जाते, जिसकी वजह से वो डिज़ोल्व हमारे पास प्लाज्मा में हो जाते हैं। जिसे हम फिर पोर्शन जो आप लोगों ने जो हमारे पास आप लोगों ने ख़ासकर जो हमारे पास ABGs है उसमें जो PaO2 है वो बेसिकली हमारे पास वो ऑक्सीजन है जो डिज़ोल्व हो जाता है हमारे पास ब्लड में, ठीक है, प्लाज्मा में। तो दूसरा फैक्टर है हमारे पास वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अब हमारे पास जो टिश्यूज़ है, मतलब ये है टिश्यूज़ ने ऑक्सीजन यूटिलाइज़ किया, अब हमारे पास यहाँ बना कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हमारे पास सेल्स से यहाँ आ जाता है बाहर, तो अब इसको लंग्स की तरफ कौन लेके आएगा। जो हमारे पास 65% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, या ये हमारे पास टिश्यू है, ठीक है, ये ब्लड स्ट्रीम है, इसमें हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है 65% वो उसको RBC जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स है विद इन इसमें जो है आते हैं वापस लंग्स की तरफ। किस चीज़ की सूरत में, बाइकार्ब्स की सूरत में। आप लोगों ने बफर सिस्टम पढ़ा होगा जिसमें हमारे पास बाइकार्बोनेट्स HCO3 की ज़रूरत होती है। अब जो हमारे पास यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड वापस आएगा 65%, वो हमारे पास RBCs के अंदर आता है जो HCO3 है उसकी शक्ल में। अब हमारे पास जो 30% हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो आते हैं हमारे पास हीमोग्लोबिन के साथ। जो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, वहाँ तक लेके जाता है, वापस जब आता है उसके साथ कौन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास 30% आती है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ आता है तो फिर इसको यहाँ हम कहते हैं कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन। पहले जब हमारे पास ऑक्सीजन लेके जाता था उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता। अब वापस ही में हमारे पास जो 30% कार्बन डाइऑक्साइड वापस आता है वो हमारे पास कार्बोमाइनो, यानी अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो गई कार्बन डाइऑक्साइड वापस ही में, तो ये इसको कार्बोमाइनो हेमोग्लोबिन कहा जाता है। 5% जो हमारे पास होती है वो हमारे पास प्लाज्मा के सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड वापस आता है। और दूसरा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बेसिकली हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ये जब भी हमारे पास H2O वाटर के साथ मिलता है तो ये बनाता है कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड और प्लाज्मा के साथ जो है 5% की हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस आती है हमारे पास
लंग्स। अब जो चौथा पॉइंट है वो हमारे पास सिस्टमिक डिफ्यूजन है। सिस्टमिक डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि अब तीसरा हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन आती किस तरह है और कार्बन डाइऑक्साइड आती किस तरह है और ऑक्सीजन जाती किस तरह है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिस्टमिक डिफ्यूजन का, अब बेसिकली हमारे पास ऑक्सीजन डिफ्यूज किस तरह होगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये जैसे हमारे पास जो कैपिलरीज हैं हमारे, और ये हमारे पास सेल्स हैं, ठीक है। अब ये सेल्स में जैसी ऑक्सीजन जो है वो क्या होगा, वो पार्शल प्रेशर के ज़रिए जो है ऑक्सीजन में जाती है, यानी विद इन द सेल जाती है। और एकमुलेशन जैसे हमारे पास मेटाबॉलिज्म होती है उसके प्रोडक्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड ने यहाँ से हमारे पास सर्कुलेशन में शामिल होना है, जैसे हमारे पास सर्कुलेशन में शामिल होगा वापस आएगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने कुछ ये जो हमारे पास जिस तरह शॉक्स होते हैं, पेशेंट शॉक में चला जाता है जिसके हमारे पास रिकॉर्डिंग्स जो है पल्स और जो बीपीस होती है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती। ऐसे पेशेंट की बेसिकली हमारे पास क्या, उसको जो ऑक्सीजन की सप्लाई है सेल्स की तरफ वो नहीं मिलती, क्वांटिटी जो चाहिए होती है वो नहीं मिलती। इसी वजह से हमारे पास जो सेल्स हैं वो फंक्शन नहीं करते। यहाँ पे हमारे पास एक ख़ासकर जो हमारे पास एल्वोलाइज के एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, उसमें बेसिकली डिफ्यूजन जो है पार्शल प्रेशर के ज़रिए, यानी डिफ्यूजन हमारे पास, अब यहाँ से हमारे पास जो कैपिलरीज है उसमें शामिल होने के लिए इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए डिफ्यूजन। यहाँ पे एक हमारे पास क्या है कि जब डिफ्यूजन होती है हमारे यहाँ पे हमारे पास जैसे ऑक्सीजन आती है तो वो डिफ्यूजन के ज़रिए हमारे पास बड़ी एरियाज़ हैं, जिसके बाद उन्होंने नैरो जो कैपिलरीज है उसमें जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफ्यूजन के ज़रिए जो है वो ऑक्सीजन जो है एंटर होती है कैपिलरीज में। और यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उन्होंने भी डिफ्यूजन के ज़रिए ही यहाँ पे जो हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन है उसमें वापस आना है। यहाँ भी जो प्रेशर लगता है वो हमारे पास होता है पार्शल प्रेशर। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन की हमारे पास सेकंड स्टेज में एल्वियोलर गैस एक्सचेंजेस में जो हमारे पास ऑक्सीजन की प्रेशर होती है वो 100 जो मरकरी मरकरी है वो प्रेशर होती है, लेकिन वापसी में जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आने वाला है उसका प्रेशर बहुत कम होता है, जिसके लिए इन दोनों को पार्शल प्रेशर लगानी पड़ती है ताकि यहाँ पे इनकी जो प्रेशर है वो यानी इक्वलाइज हो जाए और दोनों की जो फंक्शन है वो बेहतर तरीके से कर सके। तो ये हमारे पास प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन था, 4 स्टेजेस थे जो हमने एक एक डिफाइन कर दी। अब यहाँ हम एक्सप्लेन करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पायरेटरी या जो ऑक्सीजन है उसको अफेक्ट करता है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ है एज। एज वो ग्रुप है जिसमें हमारे पास जो लोग होते हैं जो ओल्ड एज हो जाते हैं, उनकी जो इलास्टिक कैपेसिटी है, मतलब यह जो थोरेसिक एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन है वो कम हो जाते हैं, मतलब जो इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है यहाँ पे उन लोगों में, जिसकी वजह से ख़ासकर जो उनकी कफ़ रिस्पांस है वो भी कम हो जाती है, कफ़ नहीं कर सकते वो लोग। दूसरा हमारे पास क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर है। एनवायरमेंटल फैक्टर हमारे पास कौन सा है, पॉल्यूशन है इर्द गिर्द। अगर कहीं पे पॉल्यूशन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे लोगों को ऑक्सीजन लेने में डिफ़िकल्टी होगी। या हमारे पास जो एक्सपोजर है जिन लोगों की ऐसी एरियाज़ में है जिनमें हमारे पास जो रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है उनकी चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो भी हमारे पास एक ऐसा फैक्टर है जो ऑक्सीजन को अफेक्ट कर सकता है। अच्छा, जो स्मोकिंग और टोबैकोस है, जो लोग स्मोक करते हैं या जो इनकी एक्सपोजर हमारे पास जिनकी एक्सपोजर हमारे पास टोबैको के साथ होती है, वो लोगों की हमारे पास जो रिस्पायरेटरी और ऑक्सीजनेशन है वो अफेक्ट हो सकते हैं। लाइफस्टाइल है, या जो लोग हमारे पास एक्सरसाइज नहीं करते, मतलब ये उनकी बॉडी की डिमांड जो ऑक्सीजन है वो नहीं बढ़ेगी, इसी वजह से एक्सरसाइज जो है एक ऐसा पैटर्न है। लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग करना हमारे पास लाइफस्टाइल में आती है जिसमें लोगों की हमारे पास ऑक्सीजनेशन क्वालिटी जो है वो कम हो जाती है। या हमारे पास डस्ट एक्सपोजर है जिन लोगों की, वो भी एक ऐसा फैक्टर है जो ऑक्सीजनेशन की में जो है अफेक्ट कर सकता है। हेल्थ स्टेटस है, ऐसे लोग जिनकी हमारे पास रिस्पायरेटरी डिजीज़ हो जाती है उनको उसकी ऑक्सीजनेशन भी अफेक्ट होगी। या हमारे पास जो कोमॉर्बिड्स है वो अफेक्ट कर सकता है, जो डिजीज़ प्रोसेस है उनको बढ़ा सकती है। हमारे पास मेडिकेशन है, एंटी डिप्रेसेंट और जो ऑपियोइड्स होते हैं जिनमें जो है नारकोटिक्स होती है, ऐसे वो मेडिकेशंस हैं जो क्या करते हैं, जो आपकी रेट ऑफ रिस्पायरेटरी रेट जो है आपका कम करते हैं। इसी वजह से ये मेडिकेशन भी अफेक्ट करती है ऑक्सीजनेशन पे।
फिर हमारे पास स्ट्रेस है। स्ट्रेस बेसिकली हमारे पास फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों अफेक्ट करते हैं हमें। अगर हमें फिजियोलॉजिकल अफेक्ट करता है तो हमारे पास क्या होती है, लोग स्ट्रेस में हाइपर वेंटिलेशन में चले जाते हैं। मतलब ये है ऑक्सीजन बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन होती है। तो फिर हाइपर वेंटिलेशन हमारे पास एक ऐसा फैक्टर है जिसमें हमारे पास ऑक्सीजनेशन जो है अफेक्ट होती है। या अगर पेशेंट हमारे पास साइकोलॉजिकली वो क्या है, वो अफेक्टेड है हमारे पास स्ट्रेस की वजह से, तो बॉडी क्या करती है स्ट्रेस में हमारे पास एपिनेफ्रिन रिलीज़ करती है। एपिनेफ्रिन जैसे रिलीज़ करेगी उसकी वजह से हमारे पास ब्रोंको डायलेशन होती है और जो हमारे पास टिश्यूज़ और मसल है उसकी तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ती है। अब कभी कभार हमारे पास ब्लड सप्लाई बढ़ना तो ठीक है, लेकिन अगर मुसलसल ऐसा होता है तो फिर पेशेंट हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं। अब हमारे पास है नर्सिंग असेसमेंट कि अब ऐसे पेशेंट ऑक्सीजनेशन के साथ है तो उसकी हम हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री में आप असेसमेंट बीइंग अ नर्सिंग असेसमेंट करेंगे तो नर्सिंग असेसमेंट में अब आपने एक हिस्ट्री पूछनी है, दूसरा आपने फिजिकल असेसमेंट करना है पेशेंट का, और जो रिलेवेंट डेटा होती है उसको रिव्यू करना होता है, जो लेब्स इन्वेस्टिगेशन होते हैं उनको रिव्यू करना होता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जो हमारे पास हेल्थ हिस्ट्री है वो हम किस तरह पूछेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन हम उसमें पूछेंगे, तो हम एक डेमो आपको दिखाएंगे जिसमें हम पेशेंट से एक हम यानी बीइंग अ पेशेंट लेंगे एक बंदा, और उससे हम क्वेश्चंस पूछेंगे कि हम आपने हिस्ट्री में पूछने कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, किस तरह पूछने होते हैं। जिसमें सबसे पहले हमारे पास है, आप हिस्ट्री लेते हो तो हिस्ट्री में सबसे पहले अपने करंट जो आप पेशेंट जो जिस इशू के साथ आया है, करंट रिस्पायरेटरी इशू, इसके रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछने हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं वो इस वीडियो में अभी आप देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक। अच्छा, खांसी कब शुरू हुई थी आपको? 2 दिन पहले। अच्छा, पहले कभी सांस लेने में दुश्वारी थी? जी हाँ। कब से है ये मसला आपको? 2 दिन पहले से। इससे पहले कभी नहीं हुआ था आपको? नहीं। अच्छा, और इसके साथ साथ कभी चलते हुए कभी सांस फूलता है आपका? जी हाँ। ज़्यादा फूलता है? नहीं, कम। अच्छा, जब ये सांस लेने में दुश्वारी होती है तो आपको कभी लगता है कि आप कुछ काम नहीं कर सकते हो इसकी वजह से? जी हाँ। कौन कौन से काम नहीं कर सकते हो? चलने फिरने। चल फिरने में दुश्वारी होती है? हाँ। जी हाँ। ज़्यादा होती है। अच्छा, खेलते हो कूदते हो? जी हाँ। अच्छा, सांस लेने के बाद अभी आप ये चल फिर सकते हो का खेल सकते हो? नहीं। जी नहीं। नहीं खेल सकते हो? नहीं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आप पूछेंगे, वो आपकी क्या है, वो आपकी जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है हिस्ट्री ऑफ करंट डिजीज। आपने सबसे पहले जिस तरह आपने क्वेश्चंस देखे हमने पूछे, उस क्वेश्चन के बाद आप उस रिलेटेड जो इश्यूज है उसके रिलेटेड हिस्ट्री पूछोगे। हिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चन पूछोगे वो आप ये देख लो कि ये क्वेश्चन आप पूछो। इससे पहले कभी आपको दिम्मा हुआ है? जी नहीं। टीबी कभी हुआ है? जी नहीं। कभी एलर्जी थी आपको? जी नहीं। कभी सांस लेने में ज़्यादा दुश्वारी थी आपको? जी नहीं। अच्छा, कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हो आप? जी नहीं। अच्छा, आप सिगरेट पीते हैं? जी नहीं। अच्छा, पहले पीते थे? जी नहीं। अच्छा, फैमिली में आपकी कोई पीता है? जी नहीं। अच्छा, आपके दोस्तों में ऐसा कोई है जो वो पीता हो? जी नहीं। अच्छा, आपके घर वाले या आप किसी ऐसे जगह काम तो नहीं करते जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो, जी नहीं। जहाँ पे डस्ट होती है यानी गर्द गुबार होती है? जी नहीं। अच्छा, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, आप एक्सरसाइज करते हैं? जी हाँ। अच्छा, कौन सा एक्सरसाइज करते हो? कौन सा, जिस तरह क्रिकेट खेलते हो, दौड़ते हो, कौन सा एक्सरसाइज करते हो ज़्यादा? क्रिकेट खेलता हूँ। अच्छा, बार बार खेलते हो, रोज़ाना खेलते हो या हफ्ते में खेलते हो? हफ्ते में खेलता हूँ। कितनी दफ़ा? एक एक दफा। एक दफ़ा। कितने घंटे के लिए? 1 घंटे के लिए। ये आप पेशेंट की प्रेजेंस ऑफ कफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिस्पायरेटरी सिस्टम के साथ। तो आपने प्रेजेंस ऑफ कफ में कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं वो ये क्वेश्चन आपने पूछने होते हैं। आप जो खांसते हो उसमें बलगम होती है? जी हाँ। अच्छा, बलगम जो है वो जब भी खांसते हो हर वक्त होती है या कभी कभार? कभी कभार। अच्छा, इससे जो यानी आप कभी काम करते हो या क्रिकेट जब खेलते हो खांसी होती है उसके साथ? जी नहीं। नहीं होती। अच्छा, आप अपनी ये जिप खोल दे ज़रा, बटन नीचे करो।
थोड़ा सा सीधा बैठ जाओ। थोड़ा सा उस तरफ घूमो, उस तरफ घूम जाओ। सीधा बैठ जाओ। सांस बिल्कुल आराम से लेते रहो। आप थोड़े से हाथ ऊपर करो। अब नीचे करो। थोड़ा सा घूमो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक नर्सिंग प्रोसेस जो है या नर्सिंग केयर प्लान एक पेशेंट की हम किस तरह बना सकते हैं जिन लोगों को डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में। अब ऑक्सीजनेशन में जो इशू थे, सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप होता है वो असेसमेंट है। सबसे पहले अपनी डिस्क्रिप्शन लेनी होती है कि कौन से पेशेंट को आप असेस कर रहे हो, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हमारे पास है 45 ईयर्स ओल्ड पेशेंट है जिसको मैंने रिसीव किया किस चीज़ के साथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ था। अब ऑब्जेक्टिव डेटा हमारे पास क्या है, वो डेटा जो मैं देख रहा हूँ। तो पेशेंट जिस तरह उसकी स्वेटिंग थी, ठीक है, आपने लिखा कि पॉइंट्स लिखे कि उसको स्वेटिंग हो रही थी, उसको डिफ़िकल्टी हो रही थी चलने में या वॉकिंग, ठीक है। अच्छा, उसकी जो हमारे पास एक्सट्रीमिटीज़ थी वो साइनोस हो रही थी। आपने यहाँ पे साइनोसिस भी मेंशन किया इन एक्सट्रीमिटीज़, और साथ में आप जो वाइटल साइन लोगे, ठीक है, वो आपने यहाँ मेंशन करना है कि बीपी पेशेंट का इतना है, उसका हार्ट रेट इतना है, रिस्पायरेटरी रेट इतना है, ऑक्सीजन सेचुरेशन इतनी है। ये अपनी ऑब्जेक्टिव डेटा में मेंशन की। सब्जेक्टिव डेटा में आपने ये मेंशन करना है, सबसे पहले लिखना है पेशेंट वर्बलाइज। आपने ये लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो डेटा आप रिसीव कर रही है वो पेशेंट आपको बता रहा है या पेशेंट का अटेंडेंट। पेशेंट का अटेंडेंट बता रहा है तो पेशेंट अटेंडेंट वर्बलाइज। ये पेशेंट हैविंग हिस्ट्री ऑफ आस्थमा, पेशेंट की हिस्ट्री है किस चीज़ की, आस्थमा की हिस्ट्री है, ठीक है, या COPD की है। जो चीज़ें आपको पेशेंट बता रहा है कि आपको जो डिफ़िकल्टी अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है वो 4 डेज़ से है, 3 डेज़ से है, 4 डेज़ से है, ठीक है ना। रात में जो है आपको डिफ़िकल्टी होती है ज़्यादा, आपको चलने फिरने से जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट होती है। कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से ज़्यादा होती है। तो ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्टिव डेटा वो डेटा है जो आपको बताता है। ये हमारे पास है असेसमेंट। असेसमेंट में सबसे पहले पेशेंट की कंडीशन लिखना इंपॉर्टेंट होता है। फिर जो ऑब्जेक्टिव डेटा, वो डेटा जो आपने देखा, वो डेटा जो आपने पेशेंट ने आपको बताया सब्जेक्टिव डेटा है, ये दोनों मेंशन करने होते हैं। सबसे पहला पॉइंट असेसमेंट हमने डिस्कस किया। अब दूसरा हमारे पास है डायग्नोज। अगर पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ से, हिस्ट्री ऑफ आस्थमा की है, COPD का पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट के हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इनइफेक्टिव एयरवे। अब हम इनइफेक्टिव एयरवे हमारे पास नर्सिंग डायग्नोस है जिसको हम रिलेट करते हैं कि कौन सी डिजीज़ COPD की वजह से है। यानी अब जिस तरह हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस होता है, एक्चुअल इशू होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, रिलेटेड, जिसको हमने रिलेट करना होता है जो डिसऑर्डर होती है उसके साथ। इससे हमारे पास जो कंप्लीट होती है नर्सिंग डायग्नोस। इनइफेक्टिव एयरवे पहला हमारे पास क्या है, एक नर्सिंग डायग्नोस है जो मतलब यह या तो पेशेंट सांस सही नहीं ले पा रहा, दूसरा ये कि जो सिक्रीशंस है वो क्लियर नहीं कर पा रहा इनइफेक्टिव एयरवे की वजह से। दूसरा जो हमारे पास इसका नर्सिंग डायग्नोस हो सकता है वो हमारे पास है इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न। पेशेंट की जो ब्रीथिंग पैटर्न है, मतलब यह है कि एक ब्रीथिंग जो हमारे पास रिदम है, रेट है, वो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव जो ब्रीथिंग है वो पैटर्न क्या है, वो इनइफेक्टिव है। मतलब यह है कि जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो नहीं मिल पा रहा, जितना कार्बन डाइऑक्साइड ने निकलना है वो नहीं निकल पाता।
जिसकी वजह से हमारे पास या तो एक्सपायरेशन में इशू है, दूसरा ही कि पेशेंट की जो वेंटिलेशन है, मतलब जो ऑक्सीजन की डिमांड है सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स को, वो इनएडिक्वेट है, नहीं मिल पा रहा। तीसरा हमारे पास नर्सिंग डायग्नोज जो है, ये नर्सिंग के एयरप्लेन में हमारे पास एक ही डायग्नोस होता है, लेकिन हम बेसिकली पॉसिबल डायग्नोसिस सबको डिफाइन करना चाहते हैं कि ताकि आपको कम से कम पता हो कि ऑक्सीजनेशन में नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं। तीसरा हमारे पास है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंजेस, जो एक्सचेंजेस होना था, ऑक्सीजन ने आना था, कार्बन डाइऑक्साइड ने निकलना था, उसमें क्या है, इम्पेयर्ड है। मतलब यह है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नहीं निकल पा रहा, या ऑक्सीजन अंदर नहीं आ रहा। वो बेसिकली हमारे पास या तो एक्सेसिव ऑक्सीजन ज़्यादा हो चुका है, या उसकी डिफिशेंसी है, या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एक्सेसिव अमाउंट में है और बाहर जो है नहीं आ रहा है, या उसकी डिफिशेंसी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, तीसरा जो डायग्नोस इसका हो सकता है वो हमारे पास है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंजेस। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है थर्ड, वो है प्लानिंग। प्लानिंग ऐसे पेशेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। पेशेंट जो प्लानिंग होती है वो बेसिकली हमेशा हमारे पास या तो शॉर्ट टर्म गोल होती है, मतलब ये कि आपने एक दिन, एक घंटे, 8 घंटे शिफ्ट के लिए करना पड़ता है, या आप पूरी जो यानी डिस्चार्ज तक, 10 दिन तक, 20 दिन, महीने तक। पहले हमारे पास क्या है, चलो हम एक शॉर्ट टर्म गोल लेते हैं कि हम इस पेशेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये है कि आप ये अपना क्या ऑब्जेक्टिव प्लानिंग में ये किया कि मैं 8 घंटे के बाद पेशेंट की ये कंडीशन होना है। सबसे पहले कि पेशेंट की जो एयरवे है वो क्लियर होनी चाहिए। दूसरा आपने क्या किया कि मेरा जो दूसरा गोल है वो क्या हो सकता है, वो है कि पेशेंट को कंफर्ट और इजी ब्रीथिंग हो, कि आसानी से, मतलब ये है कि उसको डिफ़िकल्टी ना हो ब्रीथिंग लेने में। तीसरा आपने क्या किया कि मैं पेशेंट की जो रिस्पायरेशन है क्या, उसको कम से कम मेंटेनेंस की तरफ लेके आओ। अगर डिफिशेंसी है उसको मेंटेन कर लूँ, ठीक है, और अगर हमारे पास एक्सेसिव है मेंटेन कर लूँ, कमी है उसको इम्प्रूव कर लूँ ऑक्सीजन को। चौथा आपने क्या किया कि हमारे पास जो रिस्क एसोसिएटेड है, मतलब यह है कि ऑक्सीजन डिफिशिएंसी के साथ साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है, जिसमें हमारे पास एसिड बेस इम्बैलेंस है, पेशेंट जो है सोशल आइसोलेशन का शिकार हो चुका है या लोनलीनेस का शिकार हो चुका है, ये फैक्टर्स मैं पेशेंट के क्या ख़त्म कर दूँ। तो अब इसके लिए आपने ये प्लानिंग की है, ये अपने घर बनाने के लिए एक नक्शा पेश किया। अब इम्प्लीमेंटेशन क्या है, जब लोग काम करना शुरू करेंगे, जो चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करोगे, खुद करोगे, प्रैक्टिकली करोगे, वो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए सब आपने कहा कि मैं एयरवे क्लियर करना चाहता हूँ। एयरवे क्लियर करने के लिए पेशेंट को आप क्या कर सकते हो, पोजीशन दे सकते हो, पेशेंट की सक्शन कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास पेशेंट को अपनी कंफर्ट पोजीशन देनी, अब कंफर्टेबल और इजी ब्रीथिंग देनी है। उसके लिए पेशेंट को आप क्या करते हो कि भाई आप डीप ब्रीथ लेना शुरू करो, इसको इनकरेज करो कि आप कोशिश करो कि डीप ब्रीथिंग आप कर सको। पेशेंट अगर सर्जिकल उसको हो चुकी है, मतलब ये चेस्ट ट्यूब लगी हुई है, उसको ट्रिकियोस्टमी लगी हुई है, तो ट्रिकियोस्टमी केयर करना, पेशेंट की जो चेस्ट ट्यूब केयर करना है, ये आपका काम है। साथ में अगर पेशेंट की डिफिशिएंसी है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन सप्लाई करना भी क्या है, वो आपकी जिम्मेदारी है। आपने पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी लगानी है ताकि उसकी डिफिशिएंसी ख़त्म हो जाए। लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है, इवॉल्वेशन। आपने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए हैं तो शॉर्ट टर्म गोल के लिए आप इवॉल्वेशन देखो हो। अगर आपने लॉन्ग टर्म गोल बनाए थे तो लॉन्ग टर्म गोल के लिए इवॉल्वेशन बनाओगे। इवॉल्वेशन क्या है, आपने वो चीज़ देखनी है, मतलब ये आपने किसी को पैसे दिए थे सामान मंगवाने के लिए बाज़ार, जब वो सामान लेके गया, आप देखते हो कि मैंने जो पैसे दिए थे और जो सामान मंगवाया, आया वो आप लेके आ चुके हो या नहीं। ये हमारे पास क्या है, इवॉल्वेशन, कि आपने जो प्लानिंग की थी वो आप पूरा कर चुके हो या नहीं। पेशेंट को आपने कहा कि मैं उसकी एयरवे क्लियर करूँगा, ठीक है, आपने कहा एयरवे क्लियर, कंफर्ट पोजीशन दूंगा, ऑक्सीजन इम्प्रूव करूँगा, जो एसोसिएटेड रिस्क थे वो ख़त्म करूँगा। आया वो ख़त्म हो चुकी है या नहीं। तो सबसे पहले इवॉल्वेशन में क्या देखोगे कि भाई पेशेंट की कंफर्ट या जो ऑक्सीजन एयरवे क्लियर थी, क्लियर्ड है, ठीक है। आपने कहा ब्रीथिंग उसकी इम्प्रूव होनी चाहिए, इम्प्रूव है या नहीं। आपने कहा इम्प्रूव ब्रीथिंग हो चुकी है। पोजीशन देनी थी, पोजीशन दे चुके या नहीं, पोजीशन डन, ठीक है। पेशेंट कंफर्टेबल है, पेशेंट कंफर्टेबल। लास्ट में लिखोगे गोल अचीव्ड। जो चीज़ें आपने प्लान की थी वो आपने क्या की, अचीव की। ये आपका क्या था, ये आपका था नर्सिंग केयर प्लान, जिसके बेस पे आप क्या करते हो, आप पेशेंट के लिए प्लानिंग करते हो, इवॉल्वेशन में देखते हो कि मैंने गोल्स अचीव की या नहीं।